इस वीडियो में आप इतिहास के 5 ऐसे रहस्य को जानोगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिशें सालों से की जाती रही, लेकिन वह रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए। नंबर 1, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स है। इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। यह माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खत्म हो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है, मगर हैरानी की बात है कि दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए। नंबर 2, श्राउड ऑफ ये ट्यूरिन। एक ऐसा ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है और यह भी माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था। और इस कपड़े पर जो यह एक आदमी की छवि बनी हुई है, यह ईसा मसीह की। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं और 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हो चुके हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का यह कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे और यह एक रहस्य बना हुआ है। यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला यह इंसान कौन है। नंबर 3, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15th सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना, शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आवाज था और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नहीं है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय में ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में कैप्चर भी किया था। उनमें से एक है इटली के पेंटर डोमिनिको गिरलैंडाओ। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मैडोना विथ सैंड। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वह आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि यह पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़ कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यह थ्योरी बिल्कुल बकवास है। वह कहते हैं कि यह एक धार्मिक पेंटिंग है और यह मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। खैर सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर यह नहीं लगता कि यह कोई फरिश्ता या देवदूत, बल्कि यह एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलास पॉजिन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इसका मतलब समझने की कोशिश की। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखा है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दो कि ईसाई धर्म की मान्यता के मुताबिक होली ग्रेल एक जादुई प्याला है जिसके इस्तेमाल से इंसान अमर हो जाता है। इस प्याले से बहुत से किस्से, कहानियां और दावे जुड़े हैं। उसमें से सबसे चर्चित दावा यह है कि होली ग्रेल में ही ईसा मसीह ने आखिरी बार भोजन लेने के बाद पानी पिया था। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया तो यह होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी यह दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 5, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट में से एक थे।
22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वे ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 इयर्स बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वे ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वह गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं बताने वाला हूँ वह एक महिला से जुड़ी हुई है कि प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब FBI प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। FBI देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद कैमरा है और वह इस घटना की तस्वीरें ले रही है। उसके बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिशें की जाती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर FBI उस औरत से अपील करती है कि वह जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरे से उसने ली है वह हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वह महिला सामने नहीं आती। वह कौन थी कोई नहीं जानता। FBI को जिस बात में हैरान किया वह यह कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वह इधर उधर भाग रहे हैं और यह महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब यह तो आज तक पता नहीं चल पाया कि यह औरत कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी सामने आई है। इसमें से एक थ्योरी ये कहती है कि यह लेडी असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बाबूश्का लेडी, क्योंकि इसने अपने सिर पर जो है स्कार्फ पहना था उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर पहनती और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बाबूश्का कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।